हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट है जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर एंड एरर। तो एरर क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और उसमें किन किन एरर को हम हटा सकते हैं या मतलब उसे इग्नोर किया जा सकता है कि नहीं, या फिर उसे मॉडिफाई किया जा सकता है कि नहीं, उस चीज़ को हम देखेंगे। एरर कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो सब भी हम देखेंगे। तो कितने टाइप के एरर होते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में कैसे कैसे एरर जनरेट होते हैं, उस सब के सारे फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे। तो पहले समझते हैं कि एरर होती क्या चीज़ है। तो एरर एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। मान लीजिए एरर इज इक्वल टू मेजर वैल्यू जो मेजर किया गया हो और वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू होती है। मीन्स आप अगर कोई रीडिंग मेजर कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो आपको एक वैल्यू मेजर होगी, उसको बोला जाएगा मेजर वैल्यू। बट जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसका एक लेबोरेटरी वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक वेट मशीन से वेट मेजर कर रहे हैं और आप 1 किलो का अगर वेट उस वेट मशीन के ऊपर रखते हैं तो रीडिंग में हमको एग्जैक्ट 1 kg हमारा 1.00 kg आना चाहिए। अगर इस तरह का रीडिंग है तो इसको बोला जाएगा ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू कहलाएगी। अगर हम किसी ऐसे किसी इक्विपमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखकर हम उसका वेट मेजर कर रहे हैं और हो सकता है मान लीजिए उसका आ रहा है 99 ग्राम या फिर 0.099 मीन्स 0.99 किलोग्राम, इस तरीके से अगर वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर हमको इसको बोला जाएगा मेजर्ड वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू। हमको जो मेजर आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है उसको मेजरिंग वैल्यू कहते हैं। और एक ट्रू वैल्यू होती है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू कहलाती है, जिसको एज इट इज जैसा होना चाहिए। तो उसको बोला जाता है, ये हो जाता है हमारा PM मतलब मेजर्ड वैल्यू। और जो एक्चुअली होना चाहिए था हमको उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, जिसको हम BT से दिखा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहा जाता है। हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हमको ज़रूरी होता है कि वो हमारा जो वैल्यू आ रहा है, एरर आ रहा है, वो बहुत कम हो या जीरो हो। ये तभी होगा जब हमारी मेजरिंग वैल्यू और दोनों की वैल्यू हमारी जैसे कि मान लीजिए हमारा इसका रीडिंग आ रहा है 0.01 kg माइनस और इसका ट्रू वैल्यू मान लीजिए 0.00 kg है, तो हमारा इसका एरर आ जाएगा 0.01। ये हमारा एरर कहलाएगा, जिसको बोलते हैं एरर। इस तरीके से हम एरर का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारा बहुत ही कम या बहुत रेयर केस होता है कि हमारा मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू के इक्वलेंट हो जाए। इस केस में हमारा जो एरर आता है एरर इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये हमारा बहुत कम केस बनता है कि ऐसा कुछ हो, तो उस केस में एरर हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एरर आना ही ये फैक्ट है, क्योंकि हम जब मैं टाइप्स ऑफ एरर में एक्सप्लेन करूँगा तब आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में विदाउट एरर होना इम्पॉसिबल केस है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं कि एरर हर एक इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो हम इसको टाइप्स ऑफ एरर में समझेंगे क्यों हमारा किसी भी वैल्यू या रीडिंग में कैसे हमारे पास एरर आ जाता है। तो चलिए हम ये लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? ग्रॉस एरर उसको कहते हैं जब हमारा कोई भी रीडिंग किसी भी मेजरिंग में इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं। मान लीजिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर में एक रीडिंग लिया, इसके थ्रू हमने एक रीडिंग ले रहे हैं। तो रीडिंग में हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इसको एक नोट शीट में नोट किया जाएगा। तो नोट शीट में जब हम नोट करते हैं तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ को हम किसी भी वोल्टेज वोल्ट मीटर से हम मेजर करते चले जा रहे हैं। अब जब जो वैल्यू आई है उस वैल्यू का हम ट्रू वैल्यू के साथ मैचिंग करते हैं। तो ट्रू वैल्यू के साथ हम एरर कैलकुलेशन करते हैं और वो एरर कैलकुलेशन ही हमको जो देता है वो ग्रॉस एरर कहलाता है। लेकिन ग्रॉस एरर के अंदर कौन सी कैटेगरी होगी उस चीज़ को हम समझते हैं। तो ग्रॉस एरर उसे कहते हैं जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट का कोई एरर नहीं होता, ह्यूमन के द्वारा किया गया एरर होता है। जैसे कि आप इसमें रीडिंग ले रहे हैं और इसका मान लीजिए इसमें मीटर में कई बार ऐसा 10x10 करके लिखा होता है, तो हमको यहाँ पर जो रीडिंग 1 2 3 इस तरीके से रेंज होता है, तो उसमें हम 2 × 10 और हमारा 20 वोल्ट कुछ इस तरीके से रीडिंग आएगा। तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एरर ऐसा हो जाता
इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं होती, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का एरर नहीं होता, यहाँ पर ह्यूमन एरर के कारण ग्रॉस एरर जनरेट होता है। ग्रॉस एरर के अंदर कैलकुलेटिव एरर भी माना जाता है, जैसे कि किसी कैलकुलेशन में मैथमेटिकल एरर या मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है या उसके कैलकुलेशन के लिए जो एनालिसिस की जाती है, उस कैलकुलेशन या एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जनरेट हो रहा है, उसमें भी जो ट्रू वैल्यू से डिफर करता है वैल्यू, तो उसके कारण जो एरर जनरेट होता है उसको हम ग्रॉस एरर के अंदर रखते हैं। मीन्स ग्रॉस एरर में कैलकुलेटिव मैथमेटिकल टूल्स और रीडिंग फैक्टर और उस तरीके के जो भी ह्यूमन द्वारा किया गया एरर जो होता है वो हमारा ग्रॉस एरर के अंदर उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ह्यूमन बीइंग द्वारा किया गया गलतियों के कारण हमारा ये ग्रॉस एरर कहलाता है। इसके अलावा एक और होता है एरर जिसको बोला जाता है, दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है? इस एरर में हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती हमारी होती है, इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती, यहाँ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक ऐसा हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आउटफील्ड में या फिर फील्ड में रखा हुआ है, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम मॉइस्चर उसके ऊपर या डस्ट या सनराइज या रेनफॉल इस तरीके के कोई इन्वायरमेंटल कोई इफेक्ट उस पर पड़ रहा हो, जिसके कारण उसकी रीडिंग या उसके जो डिस्प्ले है उसमें कुछ दिक्कत होने के कारण, पॉइंटर्स में दिक्कत होने के कारण हमको उसकी रीडिंग्स ठीक से या हम देख नहीं पाते या उसके जो एक्चुअली जो रीडिंग दिखाना चाहिए था उससे वो डिफर कर जाता है, जिसके कारण एरर जनरेट हो जाता है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे मॉइस्चर पड़ने पर उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाले कोई इंस्ट्रूमेंट है जो रीडिंग देते हैं, वो समय के साथ जब उसमें टेम्परेचर राइज होने के कारण या फिर धूप पड़ने या पानी पड़ने के या डस्ट पड़ने के कारण उसके अंदर के सर्किटरी में कुछ चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण उसके अर्थमेटिक लॉजिकल सर्किट जो होते हैं वो इफेक्टेड करते हैं, जिससे हमारे रीडिंग में फर्क पड़ता है। तो इसके कारण हमारे पास सारे इन्वायरमेंटल एरर के अंदर इसको रखा जाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के द्वारा इफेक्टेड है और उसके रीडिंग भी इफेक्टेड हो रहे हैं, इसके कारण हमारे पास जो एरर जनरेट हो रहा है उसको बोला जाता है ये इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल एरर के अंदर हम यहाँ पर डस्ट को लेते हैं, मॉइस्चर लेते हैं और रेनफॉल या सन रेस जो होते हैं हमारे, उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो चीज़ हमारे इन्वायरमेंटल एरर के अंदर आता है, जो ये सब फैक्टर के कारण हमारे जनरेटेड होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर किसे कहते हैं? ये ऑब्जर्वेशनल एरर मीन्स हमारा ऑब्जर्व करने के तरीके पर, मतलब यहाँ आदमी की गलती होती है, मतलब वो ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर रहा है किसी भी वैल्यू या जिस वैल्यू को हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को लेने में जो गलती होती है उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल एरर। मीन्स कई बार ऐसा होता है हमारे पास कुछ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पर एक पॉइंटर होता है और उसका एक डायल होता है, डायल में उसमें रीडिंग लिखी होती है, पॉइंटर्स और रीडिंग्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो उसके ऊपर मूव करता है, उसके दोनों के बीच गैप होती है। अगर हम इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को अगर हम टॉप व्यू से मीन्स 90 डिग्री इसके नॉर्मल से अगर हम नहीं देख रहे हैं तो हमको इसकी रीडिंग में डिफरेंस आएगा। अगर हम इसको इस एंगल से देखें, इस एंगल से या फ्रंट ऑफ एंगल से देख रहे हैं तभी हम इसको सही देख पाएंगे, वरना साइड से अगर हम इसे देखेंगे तो हमको रीडिंग सही नहीं दिखेगी। तो इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशन में देखने में गलती हो रही है। अब दूसरा एग्जांपल इस तरीके से हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑन फील्ड बहुत ऑफ जगह पे रखा हुआ है जहाँ से डायरेक्टली हमको देखने में दिक्कत आ रही है। तो मान लीजिए आप एक पर्सन ऊपर चढ़कर इससे ऊपर पे प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट से अगर रीडिंग को देखकर हमको डिक्टेट करता हुआ, जैसे मान लीजिए 16 कह रहा हो और उसकी वैल्यू को नीचे खड़े बंदे या आदमी ने उसका रीडिंग को 66 जिसकी रीडिंग 1616 थी वो 6060 लिख दिया। जो सुनने के कारण, कम्युनिकेशन के कारण जो गलती हो रही है
या किसी इस तरीके के कम्युनिकेशन एरर के कारण जब गलतियाँ आती है तो उसको बोला जाता है, हम उसको ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर रखते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमारे पास ऑब्जर्वेशन में आता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर ऑब्जर्वेशन के कारण होता है। एक और एरर होता है जिसको सिमेट्रिक एरर हो जाता है। सिमेट्रिक एरर किसे कहते हैं? वो एरर जिस जिस जो इंस्ट्रूमेंट के कारण गलतियाँ होती है। जैसे मान लीजिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि उसके क्राइटेरिया है कि उसे हॉरिजॉन्टली रखना ज़रूरी है। अगर उसे वर्टिकल प्लेस किया जाए तो उसके कारण हमको उससे जो रीडिंग आने वाली है उसमें एरर आ जाए या उसके द्वारा दिया जाने वाला रीडिंग गलत आए। तो इस तरीके से अगर प्लेसमेंट में अगर उसके इंस्ट्रूमेंट को रखा जा रहा हो, उसके इंस्टॉलेशन में जो गलती की जा रही है उसके कारण अगर वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा हो तो वो सब सारी चीज़ें सिमेंटिक एरर के अंदर हम उसको रखते हैं। सिमेंटिक एरर में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास जैसा मान लीजिए आपके पास एक वोल्ट मीटर है जिसका रेंज मान लीजिए 0 से लेके 10 वोल्ट तक का हमारे पास उसका रीडिंग है। बट आप उससे रीडिंग अगर मान लीजिए रेंज से बाहर या रेंज से बियॉन्ड अगर हम उसका रीडिंग को यूज़ कर रहे हैं मेजरिंग करने के लिए तो वो उसकी गलत एरर बताएगा या सही वैल्यू हमको नहीं देगा। तो यहाँ पर मिसयूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसके कारण हमको यूज़ करने नहीं आ रहा है, उसके कारण भी हो सकता है कि हमको एरर फेस करना पड़े। कई बार होता है हम इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शंस पे हम गलती करते हैं जिसके कारण हमारे पास उसके आने वाली वैल्यू गलत बताती है। फॉर एग्जांपल आपका वोल्ट मीटर और एमीटर होता है। एमीटर आपको पता होगा कि हम उसे किसी भी सर्किटरी में सीरीज में जब लगाते हैं तब उस पर्टिकुलर सर्किट का करंट हमको पता चलता है। और वोल्ट मीटर को अगर हम उस सर्किट के पैरेलल से कनेक्ट करते हैं तब हमको उस पर्टिकुलर सर्किट पे वोल्टेज ड्रॉप पता चलता है। अगर इसी चीज़ को हम उल्टा कर दें कि करंट को हम पैरेलल में और वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम सीरीज में लगा दें तो आने वाले इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग दिखाएगा वो गलत दिखाएगा क्योंकि हम उसको गलत तरीके से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिमेट्रिक एरर के अंदर हमारा एरर आता है जो कि मिसयूज़ ऑफ एरर कहलाता है। मिसयूज़ आपको मतलब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने नहीं आ रहा है, उस कारण से हमारे पास ये सिमेट्रिक एरर कहलाता है। इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जस्ट लाइक रैंडम एरर के अंदर लाया जाता है इसे। वो रैंडम एरर क्या कहलाता है? रैंडम एरर उसे कहते हैं जब कोई भी ऐसा एरर जिसका प्रिडिक्शन ना लगाया जा सके। जैसे मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट रैंडम जर्किंग के कारण मतलब मैकेनिकल वाइब्रेशनल के कारण अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर जनरेट हो रहा हो, मीन्स उसमें रीडिंग में डिफरेंस आ रहा हो जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए तो उसके वाइब्रेशनल के कारण वो रीडिंग नहीं दे पा रहा हो। तो इस तरीके के केस में जो रैंडमली आता है जिसके आने के प्रिडिक्शन बहुत कम होते हैं तो इस टाइप के इफेक्ट के कारण अगर कोई वैल्यू में चेंजेस आ रहा है तो उस चीज़ को हम रैंडम एरर के अंदर रखते हैं। वह उसी तरीके का जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को इफेक्ट कर रही हो या हिस्टैरिसीस कर्व आ जा रहा हो उसके एरर के कारण, और उसके कारण मान लीजिए आप सन अगर लाइट पड़ रही है जिससे हम वहाँ का टेम्परेचर में चेंजेस आने के कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट में इफेक्ट कर रहा हो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रैंडम एरर के अंदर आ जाता है। मान लीजिए आपका किसी रैंडमली मान लीजिए अगर कोई इफेक्ट है जैसा कि भूकंप आ गया हो या फिर आपका लाइट में कम ज़्यादा वोल्टेजेस के फ्लक्चुएशन के कारण आ जा रहा हो। तो ये सब जो एरर होती है जो इंस्ट्रूमेंट को ख़राब भी करती हैं प्लस उससे आने वाले रीडिंग को भी इफेक्ट करती है। तो इस टाइप के एरर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो उस टाइप के एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो इन सब इस टाइप के बहुत सारे एरर हमारे पास होते हैं जिसको कैटेगराइजेशन किया गया है। अब इसमें से हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन कौन से एरर को हम हटा सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, किसको इस एरर को कम करने के लिए और कौन कौन से तरीके होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला ग्रॉस एरर। जैसे कि ग्रॉस एरर को मैंने बताया ये ह्यूमन बीइंग के कारण होता है, या तो एनालिटिकली या मैथमेटिकली या एनालिसिस के कारण जिसका रीडिंग लेने में कोई ह्यूमन एरर कर रहा है, गलती कर रहा है, तो वो ग्रॉस एरर के अंदर आता है। तो ग्रॉस एरर को हटाने के
उसी इंस्ट्रूमेंट का मल्टीपल रीडिंग लिया जाए और मल्टीपल पर्सन के द्वारा उसका रीडिंग लिया जाए तो इस एरर को कम किया जा सकता है। और मल्टीपल रीडिंग के साथ हम बहुत सारे कैलकुलेशन अलग अलग पर्सन के द्वारा कराएं और सारे रीडिंग को मैच करें, तो जिसमें भी कॉमन अगर हमारे पास वैल्यूज आ रहे तो हम उसको प्रीफर करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रॉस एरर को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंटल एरर है, इन्वायरमेंटल एरर को भी हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट डस्ट से इफेक्टेड होता है तो हम उसे ऐसे क्लोज चैम्बर में उसके लिए केसिंग बनाई जाएगी जो डस्ट से उसका प्रोटेक्ट कर सके। हम ऐसा उसके लिए कर सके, अगर इस तरीके से किया जा सके तो। मॉइस्चर इफेक्टेड होगा तो मॉइस्चर इफेक्टेड के लिए भी सेम टाइप हम उसके लिए केसिंग बना सकें। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे जो रेनफॉल हो रहा है या सन के कारण या फिर हिस्टेरेसिस कर्व, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब चीज़ें जो अनदर इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा हो उसके बगल में अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा हो जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंजेस आ जा रहा हो, तो उस चीज़ को हम उस चीज़ों से प्रोटेक्ट करें, उससे बचाने के लिए जितनी जो कोशिश हो सके उसे करके हम इस इन्वायरमेंटल एरर को भी कम कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर में जैसे कि मैंने बताया ये भी ह्यूमन एरर के कारण होता है, जिसमें रीडिंग को देखने में या उसको ऑब्जर्व करने में जो गलतियाँ होती है उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर को भी हम मल्टीपल रीडिंग्स और मल्टीपल पर्सन के द्वारा अगर रीडिंग लिया जाए तो हम उस रीडिंग का टेबल बनाकर उससे एनालिसिस करने पर हमको ऑब्जर्वेशनल एरर को भी हम इसको हटा सकते हैं। सिमेंटिक एरर में जैसे कि मैंने बताया, सिमेंटिक एरर हमारा इंस्टॉलेशन या मिसयूज इस तरीके का हमारा एरर आता है जिसको हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं या गलत तरीके से इंस्टॉल कर दिया गया हो या गलत कनेक्शन करने के कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो आ रहा है वो रीडिंग गलत हो रहा है। तो उस चीज़ को भी प्रॉपर वे में हम इसको अगर सही ढंग से अगर करें तो हमको भी यहाँ पर सिमेंटिक एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम सिमेंटिक एरर को चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सिमेंटिक एरर में हम मल्टीपल टाइम हम उसको बार बार ऑब्जर्व करें कि हमारा इंस्टॉलेशन ठीक है या नहीं, या फिर हमारा जो सर्किटरी डिज़ाइन की गई है उसको सर्किट के अकॉर्डिंगली, उसके मैनुअल के अकॉर्डिंगली उसे यूज़ किया जा रहा है या नहीं, उसका बार बार देखा जाए तो हम यहाँ पर सिमेंटिक एरर को भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है रैंडम एरर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसका नाम भी काफ़ी है। रैंडम एरर एक्चुअली रैंडमली जनरेट होता है जिसके होने या होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, जिसका प्रेडिक्शन बहुत कम होता है। उस टाइप के फैक्टर्स के कारण अगर एरर जनरेट हो रहा हो तो उसको बोला जाता है रैंडम एरर। तो हमें समय बाद टाइम टू टाइम हमको उस इंस्ट्रूमेंट का केयर करना चाहिए कि उसके द्वारा जो इफेक्टेड फैक्टर्स हैं क्या उसके आसपास है या नहीं है। अगर हमको ये मालूम है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेशन से अगर इफेक्टेड होता है तो हम उसको बहुत टाइटली और कुछ इस जगह उस जगह पर फिक्स करें जहाँ पर वाइब्रेशन होने की संभावनाएं बहुत कम हो या ना हो। तो इस तरीके से हम इसका प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन के द्वारा ही हम रैंडम एरर को कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये रैंडमली जनरेटेड होता है और हम इसका सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं कि ये एरर कब आया और क्यों आया। उसके फैक्टर्स को ही हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इससे कम करने के जितने संभव प्रोसेस होते हैं उन सबको करना होता है। अब ये सब सारे इतने टाइप से हम एरर होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एरर होते हैं। बट यहाँ पर हम एक चीज़ और एनालिसिस करेंगे कि इसमें से ये कौन कौन से एरर जिससे हम हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आता है रैंडम एरर जिसे कम्प्लीटली हटाया नहीं जा सकता है। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल एरर है, इन्वायरमेंटल एरर क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होता है तो हमारे डिवाइस इन्वायरमेंट में ही होते हैं, तो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होगा ही सिस्टम और उसके साथ एरर जनरेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एरर जो जनरेट करता है, इसलिए मैंने टॉपिक चालू करने से पहले ही बताया कि हमारा इंस्ट्रूमेंट विदाउट एरर हमारा हो नहीं सकता है। तो हम 100% हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बना नहीं सकते कि वो उसमें एरर जीरो हो। सिर्फ हम एरर जीरो तभी कर पाते हैं जब उसमें एडजस्टमेंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में एरर कैलकुलेशन किया गया है। एरर कैलकुलेशन के लिए मेजरिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस मान लीजिए आ गया है
0.01। तो हमारे पास जो आने वाली वैल्यू हो जाती है एरर 0। तो इसको कहा जाता है एडजस्टमेंट या इसे कहा जाता है कैलिब्रेशन। हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले एरर कैलकुलेट करते हैं, उसमें कितना एरर है, और उस एरर को रेंज ऑफ एरर में चेक किया जाता है कि हम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए कितना एरर बियर कर सकते हैं। मीन्स ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के लिए जो एरर निकाला गया है, एरर बैंड मान लीजिए आपका -0.1 से लेके +0.1 तक का अगर रेंज है इसका, तो हम इसके लिए एरर 0.2 नहीं लगा सकते। अगर ये विदिन इसके रेंज में है तो हम इसका एडजस्टमेंट 0.01 से 0.1 तक ही इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इसको बोला जाता है एरर बैंड। एरर बैंड विदिन अ बैंड होगा तभी हम उसको एडजस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू हम इसको एडजस्ट करके एरर को 0 कर सकते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा हो गया है एरर, तो हम उसको उस इंस्ट्रूमेंट को हम उसको नलीफाई कर देते हैं। मीन्स उसे हम खराब घोषित करते हैं, उसे हटा दिया जाता है। हम उसके जगह दूसरे नए इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं जिसका एरर फैक्टर बहुत कम हो। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट को एरर कैसे एरर फ्री किया जाता है और कौन कौन से एरर हमारे पास आते हैं, ये इस टाइप के एरर होते हैं। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, आप ध्यान देंगे, कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसके साथ हमारे पास एक मैनुअल में हमको डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किन किन फैक्टर से इफेक्टेड होता है। तो हम उस फैक्टर से हम उसको रिमूव करके रखते हैं ताकि हमारा जो एरर उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आना हो वो बहुत कम हो जाए। जैसे रैंडम एरर, ये इनऑर्बिटल एरर हमारा वहाँ से हट जाए। और बाकी सारी चीज़ों को तो हम खुद के प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू हम इसको नलीफाई कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉस एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये हमारे पूरे टोटल हमारे पास एरर है, इस टाइप के एरर होते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा।